Assalamualaikum, I am your mentor मोहम्मद कैफ फ्रॉम टेकवर्टेक्स। वेलकम टू आवर वेब डेवलपमेंट सीरीज। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट सीएसएस के फंडामेंटल्स को देखा। आज की इस वीडियो में हम सीएसएस के नेक्स्ट एडवांस टॉपिक्स की तरफ शिफ्ट होंगे। बट अगर आपने अभी तक इस सीरीज की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो सबसे पहले इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। तो बिना किसी मिसिंग फ्लेवर के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बन जाए हमारे टेकवर्टेक्स के परमानेंट मेंबर। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। Yeah. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने वीएस कोड को ओपन कर लिया है और अपनी syllabus.txt फाइल को भी ओपन कर लिया है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम इन 3 ट्यूटोरियल्स में सीएसएस को एक्सपर्ट करेंगे और पिछली वीडियो में हमने अपने पहले ट्यूटोरियल प्ले विद सीएसएस को कवर कर लिया था, जिसमें मैंने बेसिक से कुछ एडवांस चीजों को कवर किया था। अगर आपने प्ले विद सीएसएस वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा सो फ्रेंड्स पहले आप इसे देख लें। तो आज हम इंशाल्लाह अपने दूसरे ट्यूटोरियल विच इज नियर टू विनिंग सीएसएस ट्रॉफी को कवर करेंगे। तो जल्दी से मैं इसको यहाँ से एक्सपैंड कर देता हूँ। एंड दीज आर सम ऑफ द डिफिकल्टीज और टॉपिक्स। एंड अगेन, इन टॉपिक्स की लिस्ट देखकर परेशान नहीं होना। आई नो कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड भी होंगी, बट आई एम विद यू एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट के हर चीज को अच्छे और बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करके सिखा सकूं। एंड इफ यू लाइक माई दिस पैशन सो हिट द लाइक बटन फॉर माई प्लेयर एंड इनकरेजमेंट। सो अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज हाउ वी कैन रीसेट आवर सीएसएस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये रीसेट क्या है। इसको समझने के लिए अगर आप यहाँ देखें तो मैंने एक HTML फाइल क्रिएट की हुई है, जिसको मैंने एक एक्सटर्नल स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल से लिंक कर लिया है। अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो सिंपल ये एक ब्लैंक वेब पेज है जिस पर कोई कंटेंट भी नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर एक डिव टैग बनाऊं और इसको क्लास दे देते हैं मेन की, और इसमें इसका चाइल्ड H1 टैग बनाता हूँ और इसमें लिख देते हैं रीसेटिंग CSS। अब हम CSS फाइल में जाकर इस डिव को टारगेट करते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक, टेक्स्ट कलर कर देते हैं वाइट और इसको मैं एक हाइट दे देता हूँ लाइक 50 पिक्सल्स। तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अगर आप इसके मार्जिन वाली साइड पर देखें तो यहाँ पर कुछ स्पेसिंग ऐड है, बट मैंने तो ये स्पेसिंग ऐड नहीं की। बेसिकली जब आप एक वेब पेज डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन और पैडिंग ऐड कर देता है। मीन्स कि वो बाय डिफॉल्ट खुद से ही उन चीज़ों को ऐड करता है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने को CSS रीसेट कहते हैं। मीन्स कि आप चाहते हैं कि मुझे बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं चाहिए और मैं सिंपल एक ब्लैंक वेब पेज चाहता हूं जिस पर खुद से स्टाइलिंग अप्लाई करूं। जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि यूनिवर्सल सिलेक्टर की हेल्प से हम CSS को रीसेट करेंगे। तो सिंपल मैं CSS फाइल में जाकर यूनिवर्सल सिलेक्टर को टारगेट करूंगा, जिससे क्या होगा कि हमारे सारे HTML एलिमेंट्स टारगेट हो जाएंगे। अब सिंपल यहाँ पर कहता हूँ कि HTML के तमाम एलिमेंट्स की मार्जिन 0 और पैडिंग भी 0 कर दो। अब अगर मैं आउटपुट देखूं तो इस एलिमेंट के चारों तरफ से मार्जिन और पैडिंग 0 हो गई है। इस तरह से आप अपने CSS को रीसेट करके खुद का एक ब्लैंक कैनवस क्रिएट कर सकते हैं जिस पर आप खुद की स्टाइलिंग को अप्लाई करेंगे। तो इसको हम कहते हैं CSS रीसेट। नेक्स्ट टॉपिक है CSS यूनिट्स। बेसिकली CSS में मेजरमेंट को स्पेसिफाई करने और मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ एंड फॉन्ट साइज जैसी CSS प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए CSS यूनिट्स का यूज किया जाता है। जैसे मैं अभी तक पिक्सल्स की बात करता आ रहा हूँ कि इसकी विड्थ इतने पिक्सल कर दो, इसका फॉन्ट साइज इतने पिक्सल कर दो, तो ये हमारे CSS यूनिट्स में से एक यूनिट है। एंड CSS यूनिट्स हैव टू बेसिक टाइप्स विच आर एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव यूनिट्स। बेसिकली एब्सोल्यूट यूनिट ऐसे यूनिट्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं और वो अपने पेरेंट एलिमेंट या फिर व्यू पोर्ट के साइज पर डिपेंड नहीं करते। पिक्सल भी एक एब्सोल्यूट यूनिट है बिकॉज इसका साइज भी चेंज नहीं होता। मींस कि अगर मैं इस डिव को एक विड्थ दे दूं लाइक 700 पिक्सल्स, तो ये डिव आपको कुछ इस तरह से शो होगा। बट अगर मैं स्क्रीन का साइज छोटा करूं तो ये आपका डिव स्क्रीन के अंदर की तरफ चला जाता है और इसके साथ एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी यहाँ पे शो हो रहा है। ये होते हैं आपके एब्सोल्यूट यूनिट्स जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। बेसिकली एब्सोल्यूट यूनिट तब यूज होते हैं जब आपको एक स्पेसिफिक प्लेस का पता हो कि इसकी वैल्यू इतनी ही ऐड करनी है। अगर आप चाहते हैं कि इस डिव की विड्थ हमारी स्क्रीन की विड्थ के इक्वल हो जाए, कि अगर कोई पर्सन इस वेबसाइट को मोबाइल पर भी ओपन करे तो उसके लिए भी इसकी विड्थ ऑटो एडजस्ट हो जाए, तो इस काम के लिए आप एब्सोल्यूट यूनिट्स का यूज नहीं कर सकते बिकॉज हमें हर डिवाइसेस के साइजेस या रेजोल्यूशन का तो नहीं पता। तो यहाँ पर आप यूज करते हैं रिलेटिव यूनिट्स का। बेसिकली रिलेटिव यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जो किसी चीज पर रिलेट करते हों, लाइक इनके पेरेंट एलिमेंट पर या फिर कंप्लीट व्यू पोर्ट पर। अब ये पेरेंट एलिमेंट और व्यू पोर्ट क्या चीज है, जैसे कि मैंने आपको HTML के कोर्स में बताया था कि अगर आप HTML में कोई एलिमेंट बनाए
और फिर इस एलिमेंट के अंदर भी कोई और एलिमेंट हो, तो जो सबसे बाहर वाला एलिमेंट है वो पेरेंट एलिमेंट होगा, एंड जो अंदर वाले एलिमेंट्स होंगे वो चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे। जिस तरह आपका ये HTML एलिमेंट सबसे रूट एलिमेंट है, बिकॉज HTML का सारा कंटेंट इसमें ऐड होता है। फिर इसके दो चाइल्ड एलिमेंट होते हैं, हेड एंड बॉडी टैग। एंड जहां पर जैसे ये बॉडी एलिमेंट है, ये एक चाइल्ड भी है और पेरेंट भी है। बेसिकली बॉडी एलिमेंट HTML एलिमेंट का चाइल्ड है, और जितना कंटेंट इस बॉडी एलिमेंट के अंदर ऐड होगा, तो ये बॉडी एलिमेंट उन तमाम एलिमेंट्स का पेरेंट हो जाएगा। और कंप्लीट साइज जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको व्यू पोर्ट कहते हैं। आई होप कि आपको व्यू पोर्ट और पेरेंट एलिमेंट का पता चल गया होगा। और रिलेटिव यूनिट्स इन दोनों में से किसी एक चीज पर डिपेंड करते हैं। लाइक अब अगर मैं इस डिव को विड्थ दे दूं 100%, और इसका आउटपुट चेक करें, तो अब ये डिव स्क्रीन के अंदर नहीं जा रहा, बल्कि ये वहीं पे ऑटो एडजस्ट है, और कोई स्क्रॉल बार भी हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा। इसे कहते हैं रिलेटिव यूनिट। मीन्स के जब मैंने इस डिव को विड्थ दी 100%, देन इसने अपने पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग अपनी विड्थ को 100% में कवर कर लिया। और इसका पेरेंट एलिमेंट कौन सा है? जी बिल्कुल, इसका पेरेंट एलिमेंट बॉडी है, जिसकी विड्थ स्क्रीन के इक्वल है। इसलिए इस डिव ने अपनी विड्थ भी बॉडी एलिमेंट की विड्थ के इक्वल कर ली। इस तरह अगर मैं इस डिव को एक क्लास दूं बॉक्स, और CSS फाइल में जाकर इसको टारगेट कर लेते हैं और इसको एक बॉर्डर ऐड कर देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड रेड, तो आप देखेंगे इस पर बॉर्डर अप्लाई हो गया है। मैं सिंपल इस बॉक्स को भी एक विड्थ दे देता हूँ 50%। तो अब इसका आउटपुट देखें, तो सिंपल इसकी विड्थ अपने पेरेंट एलिमेंट की विड्थ के 50% मीन्स आधी हो गई है। अब अगर आप स्क्रीन का साइज स्मॉल भी करेंगे, तो इसकी विड्थ अपने पेरेंट एलिमेंट की विड्थ का हाफ रहेगी। रिलेटिव यूनिट्स में और भी यूनिट्स हैं, जैसे VW, VH, M, RAM एंड एक्सेट्रा। VW यूनिट होता है व्यू पोर्ट विड्थ। मीन्स कि जितनी आपकी स्क्रीन का साइज है उतनी विड्थ। लाइक अब अगर मैं इस डिव को 100% विड्थ के बजाय 100 व्यू पोर्ट विड्थ दे दूं, तो इस डिव की विड्थ हमारी स्क्रीन की विड्थ के साइज के अकॉर्डिंग हो गई है। इस तरह आपका VH होता है, जो कि है व्यू पोर्ट हाइट। लाइक अगर मैं इसको हाइट दे दूं 100 व्यू पोर्ट हाइट, तो इसकी हाइट हमारी स्क्रीन की हाइट के साइज के अकॉर्डिंग हो गई है। मीन्स कि हमें स्क्रीन साइज याद रखने की जरूरत नहीं है कि यूजर की स्क्रीन का साइज क्या होगा। CSS हमें व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट जैसे यूनिट्स प्रोवाइड कराता है, जिससे हम अपने वेब पेज को हर डिवाइस की विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और भी बहुत से यूनिट्स हैं, बट ये यूनिट्स हम हर बार यूज करेंगे, तो सिंपल अभी आप इनको यूज करें, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अगर और चीजों की जरूरत पड़ी तो उन्हें भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट अब हमारा एक एडवांस टॉपिक है, विच इज डिस्प्ले प्रॉपर्टी। बेसिकली डिस्प्ले प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करती है कि कोई भी एलिमेंट वेब पेज पर कैसे दिखेगा। एंड इफ यू नो कि HTML के हर एलिमेंट्स पर एक डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू अप्लाई होती है, और ये वैल्यू दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज ब्लॉक एंड सेकंड वन इज इनलाइन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज एक्चुअली ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। जैसा कि मैंने HTML के कोर्स में बताया कि ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं और स्क्रीन के साइज जितनी कंप्लीट विड्थ को कवर करते हैं। और इनलाइन एलिमेंट्स न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते, और इन्हें जितनी स्पेस रिक्वायर्ड होती है वो सिर्फ उतनी ही स्पेस अपने कंटेंट के हिसाब से कवर करते हैं। अगर आपको अभी भी ब्लॉक और इनलाइन की समझ नहीं आई, तो आप HTML इन वन वीडियो वाला ट्यूटोरियल देखें, इसमें मैंने डिटेल से ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट को समझाया है। अब HTML में बहुत से ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, एंड इन्हीं एलिमेंट्स के डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू को चेंज करने के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। लाइक अगर मैं यहाँ पर 3 div क्रिएट करूँ, जिनको क्लास दे देता हूँ, लाइक box1, box2 एंड box3, एंड इनमें टेक्स्ट भी लिख देता हूँ लाइक box1, box2 एंड box3। अब इन बॉक्सेस को मैं कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ। लाइक पहले box1 को टारगेट करते हैं और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू वायलेट, और हाइट दे देता हूँ 50 पिक्सल्स। इसी तरह box2 को भी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्राउन, और हाइट दे देता हूँ सेम 50 पिक्सल्स। एंड अगेन box3 को टारगेट करूंगा और बैकग्राउंड कलर दूंगा इसको मैं चॉकलेट, एंड हाइट दूंगा 50 पिक्सल्स। अब अगर इसका आउटपुट देखें, तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। हम एक काम करते हैं, डिव को टारगेट करते हैं, जिससे सारे डिव कॉल हो जाएंगे, और इनको मार्जिन दे देते हैं 5 पिक्सल, और पैडिंग ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल्स। अब ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने 3 div एलिमेंट्स बनाए हैं, बट वो तीनों एक न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड वो अपनी कंप्लीट विड्थ को भी कवर कर रहे हैं। इसलिए div एक ब्लॉक एलिमेंट है। मीन्स के बाय डिफॉल्ट div पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यू ब्लॉक होती है। अब अगर मैं इस div सिलेक्टर में ही डिस्प्ले प्रॉपर्टी अप्लाई करूं और इसको वैल्यू दे दूं इनलाइन,
एंड अब अगर आप इन्हें देखें तो ये तीनों बॉक्सेस एक ही लाइन में शिफ्ट हो गए हैं। वो इसलिए बिकॉज हमने इनकी डिफॉल्ट ब्लॉक वैल्यू को इन लाइन वैल्यू से चेंज कर दिया है, इसलिए अब ये इन लाइन एलिमेंट्स बन चुके हैं। अगर आप एक चीज गौर करें कि मैंने इन्हें 50 पिक्सल्स की हाइट अप्लाई की थी, बट जब मैंने इनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को इनलाइन से चेंज किया तो इनमें हाइट अप्लाई नहीं हुई। अगर मैं इसको अगेन डिस्प्ले ब्लॉक कर दूं तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, बट जैसे ही मैं इसका डिस्प्ले इनलाइन करूंगा, इससे हाइट एंड विड्थ दोनों ही खत्म हो जाएंगी। वो इसलिए बिकॉज इनलाइन एलिमेंट्स पर हम हाइट एंड विड्थ जैसी प्रॉपर्टीज को अप्लाई नहीं कर सकते, बट मैं चाहता हूं कि इस पर हाइट एंड विड्थ की प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो और ये एक न्यू लाइन के बजाय एक ही लाइन में शो हो। तो इसके लिए हमें इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा। अब अगर आप इस पर देखें तो इस पर हाइट की प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो गई है। ब्लॉक वैल्यू से हम सिर्फ एलिमेंट्स को ब्लॉक बना सकते हैं, जिससे उन एलिमेंट्स पर हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी तो अप्लाई होगी, बट एक न्यू लाइन से स्टार्ट होंगे। एंड इन लाइन वैल्यू से हम एलिमेंट्स को इन लाइन बना देते हैं, जिससे एलिमेंट्स तो एक न्यू लाइन पर ही होते हैं, बट हाइट एंड विड्थ जैसी प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होती। एंड अगर आप दोनों वैल्यूज को एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल लिखेंगे इनलाइन ब्लॉक। तो एलिमेंट्स में इनलाइन एंड ब्लॉक दोनों वैल्यूज की प्रॉपर्टीज जो हैं वो अप्लाई हो सकती हैं। इसके अलावा एक और वैल्यू होती है नन। जैसे मैंने यहाँ बॉक्स 2 क्लास वाले एलिमेंट को डिस्प्ले प्रॉपर्टी दी नन, देन ये बॉक्स यहाँ से खत्म हो जाएगा, मीन्स कि इसका डिस्प्ले अब नहीं होगा। दोबारा वापस लाने के लिए आप इसे ब्लॉक या इनलाइन वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी वैल्यूज हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे वीडियो में देखने वाले हैं। नेक्स्ट, डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बाद अगला टॉपिक है सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी। बेसिकली पोजीशन प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करती है। अगर आप यहाँ देखें तो ये 5 बॉक्सेस हैं जिनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक है और इनकी विड्थ 100 पिक्सल्स और हाइट भी 100 पिक्सल्स है। अब HTML में जब हम कोई एलिमेंट बनाते हैं तो उसकी पोजीशन बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होती है। मींस कि अगर मैंने ये 3 div एलिमेंट्स बनाए और इनको कोई पोजीशन अप्लाई नहीं की, तो CSS बाय डिफॉल्ट इन पर स्टैटिक पोजीशन अप्लाई कर देगा। और जब कोई एलिमेंट स्टैटिक पोजीशन पर होता है तब उस एलिमेंट पर पोजीशन की दूसरी प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होती, लाइक टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? बेसिकली अगर आप किसी एलिमेंट को मूव कराना चाहते हैं, बाय एनी चांस अगर हम चाहते हैं कि ये सेकंड बॉक्स थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो तब हमें पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करके इस एलिमेंट से स्टैटिक पोजीशन को खत्म करना पड़ेगा। बिकॉज जब कोई एलिमेंट स्टैटिक पोजीशन पर होगा तब पोजीशन की और दूसरी प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होंगी। अगर मैं बॉक्स 1 क्लास वाले डिव को पोजीशन स्टैटिक दे दूं और इसका आउटपुट चेक करें तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। वो इसलिए बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट था और अभी भी ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में ही है और मैं इस पर टॉप, लेफ्ट जैसी दूसरी प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं कर सकता। अब ये टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम प्रॉपर्टीज क्या हैं? बेसिकली ये प्रॉपर्टीज हमारी एलिमेंट्स की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए यूज होती हैं। जैसे ये हमारा एक वेब पेज है और यहाँ पर हमारा एक एलिमेंट पड़ा है एंड मैं चाहता हूँ कि ये एलिमेंट 50 पिक्सल लेफ्ट से आगे की तरफ मूव करे। तो सिंपल मैं लेफ्ट प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और इसमें वैल्यू ऐड कर दूंगा 50 पिक्सल्स। तो ये 50 पिक्सल लेफ्ट से आगे की तरफ मूव हो जाएगा। इसी तरह आप टॉप से भी वैल्यू दे सकते हैं, बॉटम से भी दे सकते हैं और राइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं इस बॉक्स 2 क्लास वाले डिव को पोजीशन प्रॉपर्टी दे दूं और इस पर वैल्यू अप्लाई कर दूं रिलेटिव, एंड अब अगर मैं इसका आउटपुट चेक करूं तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। बट जैसे ही मैं इस पर वैल्यू दूंगा कि ये टॉप से 15 पिक्सल्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो अब ये अपनी जगह से 15 पिक्सल्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। बट ये रिलेटिव क्या होता है? बेसिकली जब मैंने इस एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव कहा और इसको टॉप से 15 पिक्सल की पोजीशन दी, तो इसका मतलब ये है कि अब ये एलिमेंट अपनी जगह से 15 पिक्सल नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स के रिलेटिव वैल्यू हम तब यूज करेंगे कि जब हमने किसी एलिमेंट को उसकी करंट पोजीशन से मूव कराना हो। अगर मैं यहाँ से टॉप प्रॉपर्टी को हटाऊं तो इस बॉक्स की पोजीशन अभी यहाँ पर है, बट जैसे ही मैं इस पर टॉप से 15 पिक्सल की वैल्यू ऐड करूंगा तो ये अपनी करंट पोजीशन से 15 पिक्सल नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इस पर लेफ्ट प्रॉपर्टी भी अप्लाई करूं और इसको कहूं कि लेफ्ट से भी 15 पिक्सल आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो सिंपल ये लेफ्ट से भी 15 पिक्सल आगे की तरफ चला जाएगा। और जहां पर हमारा बॉक्स 2 बॉक्स 3 एलिमेंट से ओवरलैप कर रहा है, और जब भी कोई एक एलिमेंट किसी दूसरी एलिमेंट से ओवरलैप करता है तो कुछ इस तरह के HTML एलिमेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्रिएट होते हैं। रिलेटिव के बाद एक वैल्यू होती है एब्सोल्यूट। सो सिंपल मैं बॉक्स 3 को पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूं और अब अगर मैं इसका आउटपुट चेक करूं तो बॉक्स 3 तो हमारा उसी जगह पर ही है, बट बॉक्स 4 हमारा हाइड हो गया है। मीन्स कि जब भी हम किसी एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं तो वो अपने सरफेस एरिया से हट जाता है
और ऊपर की तरफ उठ जाता है। जैसे हमारा बॉक्स 3 अभी ऊपर की तरफ उठ चुका है और जैसे ही बॉक्स 3 ऊपर की तरफ उठा तो इसके नीचे तो स्पेस ब्लैंक हो गई। तो इसीलिए बॉक्स 4 बॉक्स 3 की जगह पर प्लेस हो गया है। अगर मैं इसको टॉप की प्रॉपर्टी दूं और इसको भी वैल्यू देते हैं 15 पिक्सल्स, तो अब ये यहाँ पर आ गया है। बट ये कैसे हुआ? जब हमने बॉक्स 2 को टॉप की प्रॉपर्टी दी थी तो वो अपनी करंट पोजीशन से आगे की तरफ मूव हुआ था। बट जब मैंने बॉक्स 3 को टॉप प्रॉपर्टी दी तो ये हमारे वेब पेज के टॉप से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वो इसलिए बिकॉज हमने बॉक्स 2 को रिलेटिव पोजीशन अप्लाई की थी और रिलेटिव पोजीशन में एलिमेंट अपनी करंट प्लेस से मूव करता है, बट एब्सोल्यूट पोजीशन में एलिमेंट अपने पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। अगर मैं HTML फाइल में जाऊं और यहाँ पर बॉक्स 3 किस HTML एलिमेंट का चाइल्ड है? जी बिल्कुल, बॉक्स 3 बॉडी एलिमेंट का चाइल्ड है और बाकी भी बॉडी एलिमेंट के ही चाइल्ड है। इसलिए जब मैंने बॉक्स 3 को पोजीशन एब्सोल्यूट कहा तो वो अपनी जगह से ऊपर की तरफ उठ गया और जब मैंने इसको टॉप से 15 पिक्सल की पोजीशन दी तो ये अपने पेरेंट एलिमेंट मींस बॉडी एलिमेंट के अकॉर्डिंग टॉप से 15 पिक्सल नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। इस तरह अगर मैं इसको लेफ्ट से भी पोजीशन दे दूं 15 पिक्सल, तो ये बॉडी एलिमेंट के लेफ्ट से 15 पिक्सल आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है। एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद एक वैल्यू होती है फिक्स्ड। नाम से ही पता चलता है कि किसी एलिमेंट को फिक्स्ड करने के लिए हम इस वैल्यू का यूज करेंगे। अगर मैं बॉक्स 4 को पोजीशन प्रॉपर्टी अप्लाई करूं और इसमें वैल्यू दे दूं फिक्स्ड और इसको टॉप से वैल्यू दे देता हूं 0, तो अब अगर इसका आउटपुट देखें तो सिंपल ये टॉप की तरफ जाकर फिक्स्ड हो गया है। अगर मैं HTML फाइल में आकर इसमें कुछ पैराग्राफ्स ऐड कर दूं lorem इंटू 50, यहाँ पर हमारा काफ़ी सारा डाटा ऐड हो गया है। और अब अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँ तो बॉक्स 4 अपनी पोजीशन पर ही फिक्स्ड खड़ा है। अगर मैं इसको टॉप से 50 पिक्सल भी कर दूं और स्क्रॉल करूं तो तब भी ये अपनी पोजीशन पर ही फिक्स्ड रहेगा। सेम फिक्स्ड वैल्यू की तरह एक और वैल्यू होती है स्टिकी। अगर मैं बॉक्स 5 को पोजीशन दे दूं स्टिकी और इसको टॉप से वैल्यू दे दूं 0 पिक्सल्स और मैं यहाँ पर कुछ और पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ और अब मैं अपना आउटपुट चेक करूँ तो बॉक्स 4 अपनी जगह पर ही फिक्स्ड है, बट बॉक्स 5 जैसे ही अपनी जगह पर पहुंचेगा मीन्स 0 पिक्सल्स, देन वो भी अपनी जगह पर फिक्स्ड रहेगा। तो ये होती है हमारे पास फिक्स्ड एंड स्टिकी पोजीशंस। नेक्स्ट, पोजीशन प्रॉपर्टी के बाद एक प्रॉपर्टी होती है जी इंडेक्स। अगर आप देखें कि जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो बॉक्स 4 बॉक्स 2 के ऊपर आ रहा है, मीन्स कि ये ओवरलैप कर रहा है। बट मैं चाहता हूं कि जैसे ही ये बॉक्स 2 से गुजरे तो बॉक्स 4 नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, मीन्स के बॉक्स 2 जो है वो बॉक्स 4 के ऊपर की तरफ है, ना कि बॉक्स 4 बॉक्स 2 के ऊपर है। तो सिंपल हम बॉक्स 2 पर जी इंडेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। बाय डिफॉल्ट HTML के हर एलिमेंट पर जी इंडेक्स की वैल्यू 0 होती है, मीन्स के सब अपनी नॉर्मल कंडीशंस में होते हैं कि जो एलिमेंट HTML में पहले लिखा जाएगा वो नीचे आ जाएगा और जो बाद में लिखा जाएगा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जी इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। इधर मैं वैल्यू देता हूँ 1, तो सिंपल अब हमारा बॉक्स 4 बॉक्स 2 के नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। इसी तरह अगर आप बॉक्स 4 को जी इंडेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करें और इससे वैल्यू दे देते हैं 3, तो अब ये फिर से बॉक्स 2 के ऊपर आ जाएगा। मीन्स कि जिस एलिमेंट पर जी इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो एलिमेंट सबसे ऊपर की तरफ होगा और जिस पर कम तो वो एलिमेंट सबसे नीचे की तरफ शो होगा। नेक्स्ट, जी इंडेक्स प्रॉपर्टी के बाद अगली प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो। तो इसके लिए सिंपल मैं HTML फाइल में जाकर एक डिव क्रिएट करता हूं और जिसको मैं क्लास दे देता हूं टेक्स्ट बॉक्स और इसमें एक पैराग्राफ ऐड करते हैं जिसमें मैं lorem इंटू 20 वर्ड्स ऐड कर लेता हूं। अब इसको कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कर देते हैं। डिव का बैकग्राउंड कलर मैं डार्क स्लेट ग्रे कर लेता हूं और एक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब अगर इसका आउटपुट देखें तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। सिंपल एक बॉक्स है जिसमें कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। एक और काम करते हैं कि इस डिव को हम कुछ पैडिंग ऐड कर देते हैं 15 पिक्सल्स। एंड अब अगर मैं इस डिव को कुछ विड्थ दे दूं 50% और हाइट भी दे देते हैं 350 पिक्सल्स, तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब जैसे ही मैंने डिव की हाइट को एडजस्ट किया तो हमारा पैराग्राफ इस डिव एलिमेंट से बाहर आ रहा है, मीन्स के ओवरफ्लो हो रहा है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अगर मैं इस डिव को प्रॉपर्टी ऐड कर दूं ओवरफ्लो और इसमें वैल्यू ऐड कर दूं विजिबल, तो अगर इसका आउटपुट देखें तो इसके आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं हुआ बिकॉज विजिबल इसकी डिफॉल्ट वैल्यू थी, इसलिए कोई भी चेंज नहीं हुआ। एंड अगर मैं इस पर वैल्यू अप्लाई कर दूं हिडन,
तो जिधर से हमारा ओवरफ्लो स्टार्ट हो रहा था वो एरिया हमारा हिडन हो गया है। मीन्स कि वो टेक्स्ट अब div के अंदर ही हाइड हो गया है। अब अगर मैं इस पर वैल्यू अप्लाई करूं लाइक स्क्रॉल, तो यहाँ पर जो एरिया आपका ओवरफ्लो होगा वो बाहर जाने के बजाय अंदर ही रहेगा, और इसके साथ आपको स्क्रॉल बार्स मिल जाएंगे जिससे हम अपने कंप्लीट कंटेंट को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। इसी तरह एक वैल्यू ऑटो भी होती है, जिससे क्या होगा कि जैसे ही आपका कंटेंट ओवरफ्लो होगा तभी आपको स्क्रॉल बार शो होंगे, अदरवाइज आपके स्क्रॉल बार्स हाइड हो जाएंगे। एक और प्रॉपर्टी होती है रीसाइज। लाइक जैसे ही मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड करूंगा रीसाइज और इसमें बोथ वैल्यू ऐड कर दूं, तो सिंपल यहाँ पर आपको एक एरो जैसा कुछ दिखेगा। सिंपल जब हम इस पर क्लिक करके इसे मूव करेंगे तो हमारा बॉक्स रीसाइज होगा। मीन्स कि जब भी हम किसी एलिमेंट को रीसाइज प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो वो एलिमेंट रिसाइजेबल बन जाता है, और हम उस एलिमेंट के साइज को फ्रंट एंड पर ही चेंज कर सकते हैं। बट ये प्रॉपर्टी आपकी तभी वर्क करती है जब किसी भी एलिमेंट का ओवरफ्लो विजिबल ना हो। मीन्स कि आप उसको कोई और वैल्यू दे सकते हैं, लाइक ऑटो दे सकते हैं, आप उसको हाइट दे सकते हैं या कुछ इस तरह की वैल्यू हो बट विजिबल ना हो, तभी ये प्रॉपर्टी आपकी क्या करेगी, वर्क करेगी। और आप यहाँ पर इसे हॉरिजॉन्टल वैल्यू भी दे सकते हैं और वर्टिकल वैल्यू भी दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो आपका एलिमेंट है वो हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली रिसाइज होगा, और बोथ वैल्यू देने से आपका जो एलिमेंट है वो दोनों साइड से ही क्या होगा, रिसाइज होगा। नेक्स्ट रीसाइज प्रॉपर्टी के बाद अगला टॉपिक है सीएसएस बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी। बेसिकली बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट के साइज को कंट्रोल या एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मींस कि एक एलिमेंट की विड्थ और हाइट को कैसे कैलकुलेट किया जाए। लाइक अगर हम यहाँ पर दो डिव एलिमेंट बनाए, एक को क्लास दे देते हैं बॉक्स 1 और दूसरे को क्लास दे देते हैं बॉक्स 2। इनमें कुछ डेटा भी ऐड कर लेते हैं लाइक लॉरम 50। अब इनको कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कर देते हैं, लाइक बॉक्स 1 क्लास की विड्थ कर देते हैं 500 पिक्सल्स, हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल्स। इस पर बॉर्डर ऐड कर लेते हैं लाइक 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, पैडिंग ऐड कर देते हैं 15 पिक्सल्स, और मार्जिन भी दे देते हैं लाइक 10 पिक्सल्स। और सेम बॉक्स 2 क्लास की विड्थ भी हम 500 पिक्सल रखेंगे और हाइट भी हम 200 पिक्सल ही रखेंगे, और बॉर्डर अप्लाई कर देंगे सेम 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब अगर इसका आउटपुट देखें तो सिंपल वही दो बॉक्सेस हैं जिन पर कुछ स्टाइलिंग है। बट अगर आपने एक चीज नोट की हो कि इन दोनों के साइजेस में डिफरेंस है। मीन्स कि मैंने यहाँ तो दोनों को सेम हाइट और विड्थ दी है, बट यहाँ पर बॉक्स 1 का साइज थोड़ा बड़ा है और बॉक्स 2 का साइज बॉक्स 1 से छोटा है। वो इसलिए बिकॉज जब आप किसी एलिमेंट पर बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करते तो उस पर बाय डिफॉल्ट बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी की वैल्यू कंटेंट बॉक्स अप्लाई हो जाती है। लाइक अगर मैं इस बॉक्स क्लास में बॉक्स साइज प्रॉपर्टी अप्लाई करूं और सिंपल इस पर वैल्यू ऐड कर दूं कंटेंट बॉक्स, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज ये वैल्यू ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेट थी। तो इस कंटेंट बॉक्स का क्या मतलब है, बेसिकली जब कोई एलिमेंट कंटेंट बॉक्स पर होता है तब उस एलिमेंट की विड्थ तमाम चीजों को ऐड करके काउंट होती है। मीन्स कि वो विड्थ जो आपने उस एलिमेंट पर सेट की है प्लस उस एलिमेंट की पैडिंग प्लस उस एलिमेंट का बॉर्डर प्लस उस एलिमेंट की मार्जिन, और सेम इसी तरह हाइट भी तमाम चीज़ों को ऐड करके ही काउंट होती है। मींस कि उस एलिमेंट की हाइट प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर प्लस मार्जिन। इसलिए बॉक्स 1 का साइज बॉक्स 2 के साइज से बड़ा है बिकॉज मैंने बॉक्स 2 में पैडिंग को ऐड नहीं किया। बट जब मैं दोनों को ही बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं और इन दोनों पर वैल्यू सेट कर दूं बॉर्डर बॉक्स, तो सिंपल इन दोनों का साइज अब इक्वल है। मीन्स के बॉर्डर बॉक्स वैल्यू में किसी भी एलिमेंट का साइज सिर्फ उसकी विड्थ और हाइट से काउंट किया जाता है और पैडिंग मार्जिन और बॉर्डर को इंक्लूड नहीं किया जाता। इसलिए अब इन दोनों बॉक्सेस के साइज इक्वल हैं। अब बेशक मैं इस बॉक्स 2 में पैडिंग ऐड कर दूं लाइक 50 पिक्सल्स, तब इसका साइज उतना ही रहेगा जितना बॉक्स 1 का है बिकॉज इन दोनों की विड्थ और हाइट जो है वो सेम है। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की साइजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, और ज्यादातर हम बॉर्डर बॉक्स वैल्यू का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट बॉक्स साइजिंग के बाद अगला टॉपिक है सीएसएस सेलेक्टर्स। हमने पिछली वीडियो में सिंपल सिलेक्टर्स की बात की थी, जिसमें हमने एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और यूनिवर्सल सिलेक्टर को देखा था। आज हम कुछ और सिलेक्टर्स की बात करेंगे, जिसमें पहला सिलेक्टर है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स, जिसके लिए मैं यहाँ पर एक H2 एलिमेंट बनाता हूँ और इसमें लिख देते हैं लाइक कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। एक पैराग्राफ एलिमेंट बनाते हैं जिसमें मैं लॉरम के 50 वर्ड्स ऐड कर लेता हूँ, और पैराग्राफ के नीचे हम एक डिव बनाते हैं जिसमें मैं दो पैराग्राफ्स ऐड करता हूँ और इनमें भी टेक्स्ट लिख लेते हैं, और इस डिव में एक सेक्शन बना लेते हैं और इस सेक्शन में भी एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं, और इस डिव के बाद हम दो पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं और इसमें भी कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। अब इसका आउटपुट देखें तो सिंपल ये कुछ इस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम अपनी CSS फाइल में आते हैं और यहाँ पर मैं ये कहूँ कि div p सेलेक्टर का कलर ब्राउन कर दो,
तो सिंपल div के अंदर जितने भी p एलिमेंट्स हैं इनका टेक्स्ट कलर ब्राउन हो गया है। यह होता है डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। मीन्स कि अगर मैं चाहता हूं कि div एलिमेंट के अंदर जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट हैं उनका कलर ब्राउन कर दो, तो उसके लिए मुझे डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज करना पड़ता है। और सिंपल हमने div एलिमेंट को टारगेट किया, एक स्पेस ऐड की और कहा कि जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट हैं इस div में इनका कलर ब्राउन कर दो। तो सिंपल यहाँ पर इन सब का कलर ब्राउन हो गया है। अब इसने इस तीसरे पैराग्राफ को भी कलर ब्राउन कर दिया है जो कि सेक्शन एलिमेंट के अंदर आ रहा था। अब अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ div एलिमेंट के अंदर वाले पैराग्राफ एलिमेंट्स ही ब्राउन कलर के हों, मींस के ये जो सेक्शन एलिमेंट के अंदर जो पैराग्राफ एलिमेंट है वो ना हो, सिंपल मुझे इस p से पहले ग्रेटर देन सिंबल का यूज करना पड़ेगा। और ये होता है आपका चाइल्ड सिलेक्टर। मीन के जो पैराग्राफ सिर्फ div एलिमेंट के ही चाइल्ड हैं सिर्फ उनका कलर ही ब्राउन है। अब ये जो पैराग्राफ है ये सेक्शन एलिमेंट का चाइल्ड था, इसलिए इसका कलर ब्राउन नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ सूडो क्लास सिलेक्टर्स भी होते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि s2 कॉलन हॉवर, तो इसको कहते हैं सूडो क्लास सिलेक्टर्स। मीन्स कि हम जब भी हेडिंग 2 एलिमेंट पर हॉवर करेंगे या फिर माउस लेकर जाएंगे तब इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए और टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाए। तो सिंपल अब जैसे ही मैं S2 पर माउस लेकर जाऊंगा तो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक और टेक्स्ट कलर आपका वाइट हो जाएगा। इस तरह से आप बटन्स क्रिएट कर सकते हैं जिन पर हॉवर करने से उनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो सकता है, या फिर कुछ और स्टाइलिंग आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं हॉवर सूडो क्लास सिलेक्टर की मदद से। नेक्स्ट CSS सिलेक्टर्स के बाद अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। बेसिकली CSS ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करके हम किसी भी एलिमेंट पर रोटेट, स्केल, स्क्यू जैसे इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर मैं एक div एलिमेंट बनाऊं और इसको क्लास दे दूं बॉक्स की, और इस बॉक्स क्लास को हम विड्थ दे देते हैं लाइक 200 पिक्सल्स और हाइट भी दे देते हैं लाइक 200 पिक्सल्स, और इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं लाइक क्रिम्सन। अब इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरह का बॉक्स शो हो रहा है। अब अगर इस बॉक्स क्लास पर मैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई करूं और इसमें वैल्यू ऐड कर दूं ट्रांसलेट, और इसमें ऐड कर दूं लाइक 100 पिक्सल्स, तो ये 100 पिक्सल्स आगे की तरफ ट्रांसलेट हो जाएगा। मीन्स कि हम ट्रांसलेट वैल्यू का यूज करके किसी भी एलिमेंट को मूव करवा सकते हैं। अगर आप ट्रांसलेट में एक वैल्यू ऐड करते हैं तो वो एलिमेंट को एक्स एक्सिस की तरफ मूव कराता है, और अगर मैं इसमें 100 पिक्सल्स कोमा एंड 100 पिक्सल्स करूं तो ये सिंपल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों तरफ से ही 100 पिक्सल्स मूव करेगा। आप इस पर रोटेट वैल्यू भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अब अगर मैं इसमें वैल्यू ऐड कर दूं 20 डिग्री, तो सिंपल ये 20 डिग्री रोटेट हो जाएगा। और रोटेट में आपको डिग्रीज में वैल्यूज ऐड करनी होती हैं। एंड एक और वैल्यू है स्केल। अगर मैं इस पर स्केल वैल्यू अप्लाई करूं और इस पर वैल्यू दूं 2,2, मीन्स के 2 टाइम्स इसकी ओरिजिनल विड्थ और 2 टाइम्स इसकी ओरिजिनल हाइट से ये स्केल हो जाएगा। जैसे अब ये दिखाई दे रहा है, मीन्स के इसकी विड्थ भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई है और हाइट भी। CSS ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बाद अगली प्रॉपर्टी है CSS ट्रांजिशन। बेसिकली ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करके हम किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी वैल्यूज को स्मूथली और एक ड्यूरेशन पर चेंज करवा सकते हैं। लाइक ये एक बॉक्स है, बट मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पर माउस होवर करूं तब इसकी विड्थ और हाइट इंक्रीज हो जाए और ये रोटेट होकर आए। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इस बॉक्स क्लास के हॉवर स्टूडियो क्लास को टारगेट करूंगा और इसकी विड्थ कर देंगे लाइक 300 पिक्सल्स और हाइट भी कर देंगे लाइक 300 पिक्सल्स। एंड इस पर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जिसमें रोटेट की वैल्यू मैं ऐड कर देता हूँ लाइक 180 डिग्री। अब अगर मैं इस पर हॉवर करूं तो मेरी प्रॉपर्टीज तो वर्क कर रही हैं, बट ये अचानक से ही प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर रहा है। बट मैं चाहता हूं इसमें कुछ ट्रांजिशन अप्लाई हो जाए, तो सिंपल मैंने जिसको ट्रांजिशन देनी है लाइक इस बॉक्स क्लास को, तो सिंपल मैं इस बॉक्स क्लास में ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और जिस प्रॉपर्टी पर ट्रांजिशन अप्लाई करनी है उसका नाम लिखना है। लाइक मैंने विड्थ पर अप्लाई करनी है और अब स्पेस देके जितनी ड्यूरेशन ऐड करनी है कि कितने टाइम में ये विड्थ कंप्लीट हो, लाइक 2 सेकेंड्स एंड कॉमा, और यहाँ पर मैं देता हूँ हाइट के लिए भी 2 सेकेंड्स और ट्रांसफॉर्म के लिए भी 2 सेकेंड। तो सिंपल अब अगर मैं इस पर हॉवर करूं तो ये बिल्कुल स्मूथली अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है। इसको ट्रांजिशन कहते हैं। सिंपल जो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है अप्लाई करके ट्रांजिशन में उसका नाम और ड्यूरेशन लिख देना है और वो प्रॉपर्टी आपकी स्मूथली चेंज होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट CSS ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बाद हमारा लास्ट टॉपिक है फ्लेक्स बॉक्स। हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी की बात की कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी से हम किसी भी एलिमेंट का डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं कि कैसे वो एलिमेंट वेब पेज पर शो होगा। इसी डिस्प्ले प्रॉपर्टी में एक वैल्यू होती है फ्लेक्स। अब हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले मैं यहाँ पर एक div एलिमेंट क्रिएट करता हूँ जिसकी क्लास दे देते हैं कंटेनर, और इस div एलिमेंट के अंदर मैं आइटम क्लास के कुछ चाइल्ड आइटम्स ऐड कर लेता हूँ।
और इन सबको एक यूनिक क्लास भी ऐड कर देते हैं, लाइक आइटम 1, इसको देते हैं आइटम 2, इसको दे देते हैं हम आइटम 3, और यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ आइटम 4, और इसमें सेम टेक्स्ट भी लिख लेते हैं। अब अपनी CSS फाइल में जाते हैं और कंटेनर क्लास को एक विड्थ ऐड कर देते हैं, लाइक 70%, और हाइट दे देते हैं लाइक 50%, और इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं लाइक क्रिम्सन, और आइटम क्लास को अगेन टारगेट करते हैं और इसको विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल्स और हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल्स, और एक बॉर्डर भी अप्लाई कर देते हैं लाइक 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और इसका टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर। इससे क्या होगा, जितना भी आपका मतलब कि टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आ जाएगा, और फॉन्ट साइज कर देते हैं लाइक 40 पिक्सल्स, एंड हम हर आइटम को एक अलग अलग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। और अगर अब इसका आउटपुट चेक करें तो ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। अब ये फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है? बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स एक वन डायमेंशनल लेआउट मॉडल है। अब ये वन डायमेंशनल लेआउट क्या होता है? वन डायमेंशनल लेआउट ऐसा लेआउट होता है जो सिर्फ एक साइड में डील करता है, मीन्स के हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली। अब फ्लेक्स बॉक्स एक प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये एक मॉड्यूल है जिसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक जैसे बैकग्राउंड इमेज से रिलेटेड बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी तरह फ्लेक्स बॉक्स में भी बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब फ्लेक्स बॉक्स मॉड्यूल दो चीजों पर वर्क करता है। फर्स्ट वन इज फ्लेक्स कंटेनर एंड सेकंड वन इज फ्लेक्स आइटम्स। फ्लेक्स कंटेनर बेसिकली आपके HTML का कोई भी पेरेंट एलिमेंट हो सकता है, लाइक आपका बॉडी एलिमेंट, या फिर जिस तरह से हमने ये एक डिव बनाया और इसको क्लास दी थी कंटेनर की। आप इसको कोई और भी क्लास दे सकते हैं, बट जो पेरेंट एलिमेंट होता है वही आपका फ्लेक्स कंटेनर बन सकता है। और इसी तरह फ्लेक्स आइटम्स उसी पेरेंट एलिमेंट के चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं जिसको हमने फ्लेक्स कंटेनर बनाया होगा। किसी भी एलिमेंट पर फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें फ्लेक्स कंटेनर बनाना पड़ता है। अगर मैं इस कंटेनर क्लास जो कि इन आइटम्स क्लास का पेरेंट है, इसको फ्लेक्स कंटेनर बनाना चाहूँ तो सिंपल मैं इस कंटेनर क्लास का डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। अब अगर इसका आउटपुट चेक करें तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है, मीन्स कि हमें किसी भी एलिमेंट का डिस्प्ले इनलाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी या फिर इनलाइन ब्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ी, और सारे आइटम्स जो कि हमारे फ्लेक्स कंटेनर के चाइल्ड थे वो एक लाइन में शिफ्ट हो गए हैं। अगर यहाँ से डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी को हटाऊं तो ये सारे आइटम्स अब अलग अलग लाइन पर हैं, बट जैसे ही इस पर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी ऐड करूंगा तो इस कंटेनर के सारे आइटम्स एक ही लाइन में शिफ्ट हो गए हैं। अब अगर आप गौर करें तो ये आइटम्स रो मीन्स के हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, बट अगर आप चाहें कि हमारा कंटेनर तो फ्लेक्स ही हो बट हमारे आइटम्स वर्टिकल मीन्स के कॉलम में हो, तब हम फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। और याद रहे कि ये प्रॉपर्टी फ्लेक्स कंटेनर में अप्लाई होगी। हम फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टी भी देखेंगे, बट अभी ये प्रॉपर्टी फ्लेक्स कंटेनर की है। और सिंपल मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि फ्लेक्स डायरेक्शन, तो यहाँ पर VS कोड ने कुछ सजेशंस दे दी हैं जिनमें आप कॉलम डायरेक्शन, रो डायरेक्शन और इनके ऑपोजिट मीन्स के कॉलम रिवर्स और रो रिवर्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसमें वैल्यू ऐड करूँ कॉलम, तो इसका मतलब कि इस फ्लेक्स कंटेनर के अंदर जितने भी हमारे फ्लेक्स आइटम्स हैं उन सब की डायरेक्शन जो है वो कॉलम मीन्स के वर्टिकल हो जाएगी, जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। आप यहाँ पर कॉलम रिवर्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिससे इनकी डायरेक्शन तो वर्टिकल होगी बट आइटम रिवर्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर लास्ट आइटम फर्स्ट पर आ रहा है और फर्स्ट आइटम लास्ट पर आ रहा है। अभी के लिए मैं इसे रो डायरेक्शन अप्लाई कर देता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट चीज अगर आप देखें तो ये एक फ्लेक्स कंटेनर है, मींस के हमारा पेरेंट एलिमेंट, और इसमें हमारे पास कुछ आइटम्स हैं। और अगर आप गौर करें तो इस पर रो डायरेक्शन अप्लाई है जो कि बाय डिफॉल्ट किसी भी फ्लेक्स कंटेनर पर अप्लाई होती है। और अगर किसी एलिमेंट पर फ्लेक्स डायरेक्शन रो सेट हो तो उस डायरेक्शन का मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल और क्रॉस एक्सिस आपका वर्टिकल में होता है। और जब हम किसी फ्लेक्स कंटेनर पर फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम सेट कर देते हैं तो उसका मेन एक्सिस वर्टिकल में और क्रॉस एक्सिस हॉरिजॉन्टल में शिफ्ट हो जाता है। इस बात को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइएगा, बिकॉज मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो सिंपल हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं जिससे ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ जस्टिफाई कंटेंट, अब अगर आप देखें तो मैं ये प्रॉपर्टी भी फ्लेक्स कंटेनर पर ही अप्लाई कर रहा हूँ, मीन्स कि ये प्रॉपर्टी भी पेरेंट एलिमेंट के लिए ही है। और जस्टिफाई कंटेंट बेसिकली आइटम्स को मेन एक्सिस में अलाइन करने के लिए यूज होता है। अब जैसे यहाँ पर इस कंटेनर की डायरेक्शन रो है मींस के हॉरिजेंटल है, तो इसलिए इसका मेन एक्सिस भी हॉरिजेंटल में ही होगा। इसी तरह जब मैं यहाँ पर वैल्यू दूंगा सेंटर, तो इस फ्लेक्स कंटेनर के सारे आइटम सेंटर में शिफ्ट हो जाएंगे, मींस कि इसका मेन एक्सिस अभी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, इसलिए ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ही अलाइन हो रहा है। बट जैसे ही मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूंगा कॉलम,
तो ये कॉलम के मेन एक्सिस मीन्स के वर्टिकल में ही सेंटर अलाइन हो गया है। अभी के लिए फिर से मैं इसे रो डायरेक्शन ही अप्लाई कर देता हूँ। और जस्टिफाई कंटेंट की तरह एक और प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम्स। और अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी आइटम्स को क्रॉस एक्सिस में अलाइन करती है। लाइक अगर मैं इस पर भी वैल्यू दे दूं सेंटर, तो ये क्रॉस एक्सिस मीन्स के वर्टिकली सेंटर में अलाइन हो गया है। और इसी तरह सेम जब हम इसकी डायरेक्शन को कॉलम करेंगे, तो इसका क्रॉस एक्सिस हॉरिजेंटल में शिफ्ट हो जाएगा और आइटम्स हॉरिजेंटली ही सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। अभी के लिए अगेन इसको रो डायरेक्शन अप्लाई करते हैं और इस बार जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर के बजाय मैं स्पेस बिटवीन वैल्यू अप्लाई करता हूं। तो हमारे सारे आइटम्स के दरमियान इक्वल स्पेसिंग आ गई है। आप इस पर स्पेस अराउंड भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे इसके लेफ्ट एंड राइट साइड पर भी इक्वल स्पेसिंग ऐड हो जाएगी। और हम ज्यादातर इन्हीं तीन वैल्यू का यूज करेंगे, सेंटर, स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड का। और आप अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी में भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लाइक फ्लेक्स स्टार्ट, जिससे ये अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में शिफ्ट हो गया है। और हमने इसे जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर वैल्यू भी ऐड की हुई है, तो इसलिए ये सेंटर पोजीशन से स्टार्ट पर अलाइन हो गया है। अब फ्लेक्स आइटम्स के लिए भी प्रॉपर्टीज होती हैं, मींस के फ्लेक्स कंटेनर के चाइल्ड फ्लेक्स आइटम्स पर भी प्रॉपर्टीज अप्लाई की जा सकती हैं। बट अभी के लिए यही प्रॉपर्टीज बहुत हैं, बिकॉज जब हम अगले ट्यूटोरियल में प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज का ज़्यादा यूज़ करेंगे। और अगर कोई नई प्रॉपर्टी अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी, तो हम उसे उस वक्त देख लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने CSS की काफ़ी एडवांस चीज़ों को सीख लिया है। आई होप कि हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट और एडवांस चीज़ों को कवर कर लिया है। अब आप जाएं और VS कोड को ओपन करें और हर एक एडवांस प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस करें। जिधर से समझ ना आए, उधर से वीडियो को अगेन देख लें। अगले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम बहुत मज़े के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बट उससे पहले आपको इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, तो सबसे पहले इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड एंजॉयड इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।